हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज। पूरा जीएस हम लोग टारगेट करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि करंट अफेयर्स भी इसी में ऐड ऑन करूं और या फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की अलग से क्लासेस लेकर के आऊँ, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में और बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है करंट अफेयर पे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें कि आपको हड़प्पा, मौर्यकालीन सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन भी इसी में मिलेगा। और साथ साथ प्राचीन भारत के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये पिछली पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। क्लास को अच्छे से करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव की आकृति मिली है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जिस भी स्थल से नाव की आकृति मिली होगी वे क्या होने चाहिए? समुद्र के किनारे पर होने चाहिए, या फिर यूँ कहें वहाँ पर गोदीवाड़ा या डॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। गोदीवाड़ा कहते हैं जहाँ पर नाव इकट्ठी होती हैं उसको। तो ऐसे दो पुरा स्थल हैं इन ऑप्शंस में, वो है मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से नाव की आकृतियाँ मिली हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। लोथल की खुदाई में नावों के मिट्टी के मॉडल मिले हैं, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी के पास पड़ता है, भोगवा और साबरमती नदी के बीच में स्थित था ये। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे का हम लोग देखते हैं कि ये भारत का पहला बंदरगाह था, कौन? लोथल, ठीक। और यहाँ से कुछ प्राचीन शहरों में मोहरें भी मिली हैं, प्राचीन सभ्यताओं के साथ किए गए व्यापार को इंगित करती हैं ये मोहरें। देखिए, होता क्या था, गोदीवाड़ा जहाँ पर भी होता था या डॉक जहाँ पर होते थे, वहाँ पर क्या होता था कि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। जब व्यापार होगा समुद्र के रास्ते तो वहाँ पे जो मोहरें होंगी, क्योंकि व्यापार में एक्सचेंज जो भी चीज़ करेंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ, जो भी सामान लेते थे उसके बदले में या तो धन देंगे या फिर सामान के बदले में सामान, इस तरीके से व्यापार होता था। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि मोहनजोदड़ो के बारे में है। मोहनजोदड़ो से मिली मोहरों पर नाव के एक मॉडल को देखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है? सिंधु नदी के पास में स्थित है। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पड़ता है, ठीक है। इसके और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो इमारतें मिली गई हैं किसमें? मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, एक समान इमारतें और एक अन्नागार भी है, ये भी खुदाई में मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक। बाट, छिपे हुए नाले, ये सारी सभ्यता के अन्य लक्षणों को दर्शाता है। तो ये तो हो गए फैक्ट। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये आपको 2 सूचियाँ सुमेलित करनी है। एक तरफ आपको हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं। तो देखिए, अब शुरू करेंगे ए से। जो मांडा है, मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दूसरा है दैमाबाद, दैमाबाद पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ेगा, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये मैचिंग भी मैंने यहाँ पे दे दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों को 4 अलग अलग क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से करने हैं और पीसीएस में ज़्यादातर इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ में मिलती है? तो देखिए, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में दिया गया है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं, जो 8 भागों के त्रिक या अंदर व्यवस्थित होते हैं। और कहाँ पर है? जैसा कि मैंने अभी बताया, तीसरे मंडल में
है ये, ठीक है। 1028 कुल सूक्त हैं ऋग्वेद में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के जो सबसे इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर देवता हैं वो कौन हैं, ये इंद्र हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो गाय होती थी वो सबसे मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गाय सबसे मूल्यवान वस्तु होती थी ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये जो भी टाइटल्स दे रखे हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये जो भी 4 ऑप्शन आपके पास है, वेद, पुराण, उपनिषद और सूत्र, किसके टाइटल्स हो सकते हैं। तो देखिए, वेद में इस तरीके के कोई भी टाइटल्स नहीं हैं, ये जो भी संकेतक हैं ये पुराणों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुराण क्या है, पुराण मुख्य रूप से कहानियों के रूप में लिखे गए हैं और यहाँ पर प्रतीकात्मक है ये और बड़े ही जटिल टाइप के हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, ये मुख्य रूप से संस्कृत में रचे गए हैं या लिखे गए हैं, लेकिन तमिल और अन्य भाषाओं में भी पुराणों का जो अनुवाद है वो किया गया है। मत्स्य पुराण एक पुराण के 5 अभिलक्षण या 5 लक्षण की सूची है, ठीक है, इन्हें पंच लक्षण कहा जाता है। तो ये ऐसे हैं ना, सर्ग में जगत की रचना और सृष्टि के बारे में बताया जाता है। प्रतिसर्ग में सृष्टि शास्त्र और ब्रह्मांड का विज्ञान बताया जाता है। वंश में संतों, देवताओं, राजाओं की वंशावली के बारे में बताया जाता है। मनवंतर में ब्रह्मांडीय चक्र, पितृसत्ता, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आज मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद था, जो कि राजस्थान में अवस्थित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांडव जो है मत्स्य राज्य में जाकर विराटनगर उसकी राजधानी थी, वहाँ पर जाकर के छिपे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाओं में 11 सिरों वाली बोधिसत्व की छवि चित्रित की गई है। तो देखिए, चट्टानों को काटकर जो भी बनाए गए हैं बौद्ध चैत्य और विहार, उनमें से कनेरी की गुफाएं जो हैं वहाँ पर 11 सिरों वाले बोधिसत्व की छवि चित्रित है। तो कन्हेरी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कन्हेरी की गुफाएं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ऋग्वेद के कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या नाम से उल्लेख किसके लिए किया गया है। तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती थी, आपको नाम दे रखे थे। उसमें हमने देखा था गाय ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण जानवर होती थी, या यूँ कहें जो ऋग्वैदिक काल था वो कृषि प्रधान काल नहीं था, वहाँ पर पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और गायें एक तरीके से धन के रूप में उनको देखा जाता था। तो गायें बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो अघन्या गाय का ही एक नाम है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे जुड़े हुए फैक्ट ये दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ये सभी आपको पता ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये जो 4 आपको कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी जगहें उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास, इनमें से कौन कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो देखिए, कालीबंगा भी नहीं है और लोथल भी नहीं है। लोथल हमने अभी ऊपर देखा था, लोथल में गोदीवाड़ा पाया गया था। आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों जगहें जो हैं उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखो, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं। ये हैं आपके आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, मंडी, सनौली, सोठी, ये सारे सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल हैं और ये कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा और बागौर भी राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। गुजरात में लोथल, बाबरकोट और भगत्रव सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। बलू, फरनामा और कुणाल ये हरियाणा में मिलेंगे। राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के प्रभुत्व का साक्ष्य प्रदान करता है। तो मेसोलिथिक काल जो है इसे मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें से बागौर जो है, बागौर नामक जगह पर कुत्ते की आकृतियां हैं या फिर दीवार पर
कुत्ते की छवि पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बागोर। ठीक है। मेसोलिथिक काल या मध्य पाषाण युग, जैसा कि मैंने बताया, ये एक पुरातात्विक शब्द है जो विभिन्न संस्कृतियों का वर्णन करता है। पैलियोलिथिक या नव पाषाण काल के बीच में आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है। और इसकी समाप्ति और शुरू होने की तारीख ये देख लीजिएगा, याद रखना, ऐसा कोई खास बात नहीं है। राजस्थान में पड़ता है बागौर, ये बात ध्यान रखिएगा। बागौर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में मेसोलिथिक स्थल कौन से हैं? तिलवाड़ा, पचपदरा बेसिन और सोजत क्षेत्र। ठीक है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मेसोलिथिक जो है वहाँ पर स्थल प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं, इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए थोड़ा सा आगे पीछे है, हम इसको एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ के जो मकान बने होते थे, जो यहाँ ये सभ्यता जहाँ पर बसी हुई थी, ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड तरीके से बनी थी, सिस्टमैटिक प्लान से बनी थी। ठीक है। नालियाँ समकोण पर काटती थी, खिड़कियाँ गलियों के अंदर खुलती थी और पक्की ईंटों की नालियाँ बनी होती थी, ये सारी चीज़ें। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता होती थी, ये 4 से मैच हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था ये कृषि प्रधान था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुपालन मुख्य पेशा होता था आर्यों का, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हुई, हल की खोज हुई, हल बना लिया गया, पहिए का आविष्कार भी हो चुका था। तो क्या हुआ? कृषि करने लगे ये लोग। तो उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज देहाती से मैच हो जाएगा और मध्यकालीन जमींदारी प्रथा वहाँ पर चलती थी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन भी 2 सूचियाँ दे रखी हैं आपको, एक तरफ हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। मैच करना है हमें कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पर पड़ता है। ठीक। बालू जो है, बालू आपका पड़ता है हरियाणा में, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। उसके बाद आता है पादरी जो है गुजरात में पड़ेगा और हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये मैचिंग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ध्यान से हमें करने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होता है और पीसीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची है। एक तरफ आपको महाजनपद दे रखे हैं जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानी। तो अभी मैंने बताया था मत्स्य जो है राजस्थान में अवस्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुरु की जो राजधानी है, ये पांडवों की राजधानी होती थी, राज्य होता था और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु इंद्रप्रस्थ से मैच हो जाएगा। जो अभी दिल्ली है वर्तमान में, इंद्रप्रस्थ उसका भाग हुआ करता था। ठीक है। सूरसेन या सूरसेना, इसकी राजधानी होती है मथुरा। असमक की राजधानी होती थी पोतन, या इसको कभी कभी पैठन भी कह दिया जाता है। पैठन, पोतन या पोटली, ये सारी एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक। तो इस तरीके से ये मैचिंग कंप्लीट होगा। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक और मध्यकालीन शहरों की अवस्थिति, दूसरी तरफ दे रखा है वर्तमान अवस्थिति। ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो कोल और या कोयल, इसका पुराना नाम अलीगढ़ का पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में ये दे रखा है कि कोल या कोयल कोई जाति या जनजाति के नाम पे हो सकता है, किसी ऋषि के नाम पे भी हो सकता है, या फिर किसी दानव या देवता के नाम पे हो सकता है, पर्वत के नाम पर। लेकिन ये नाम कहाँ से आया ये स्पष्ट नहीं है प्राचीन ग्रंथों में। लेकिन अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ के ही क्षेत्र में आता था कोयल। तो ये वाला सही मैचिंग हो जाएगा। हमें बताना है गलत कौन सा है, ध्यान रखिएगा ना, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। महोदया नहीं, महोत्सव नगर। ठीक है। महोत्सव नगर जहाँ पे अभी महोबा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है महोबा नगर। ठीक है। महोबा नगर का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आला उदल यहीं से बिलोंग करते थे, तो ये भी सही है। महोत्सव नगर का ही नया नाम, या यूँ कहें ये अभी वर्तमान नाम क्या है? अवस्थिति महोबा है। महोदय श्री या महोदया, ये कन्नौज का पुराना नाम है जिस पर शासन था हर्षवर्धन का। ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी, ये सही मैचिंग नहीं है। जेजाक भुक्ति जो है ये कौशाम्बी में नहीं पड़ता था। वाक्यपति मुंज के उत्तराधिकारी थे जेजाक भुक्ति।
तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन, क्योंकि ये सही से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कूट में क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको जो भी बताया ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर लीजिएगा। जेजाक भुक्ति को एक बार देख लेते हैं। जय शक्ति मध्य भारत के चंदेल वंश के 9वीं शताब्दी के शासक थे, ठीक है। जय शक्ति या अपने पिता वाक के पति के उत्तराधिकारी बने थे। उन्हें जेजा या जेजाका नाम से भी जाना जाता है। महोबा में पाए गए एक शिलालेख में कहा गया है कि चंदेला क्षेत्र, जिसे कि अभी बुंदेलखंड कहा जाता है, उनके नाम पर जेजाक भुक्ति नाम दिया गया था। इसलिए जो युग्म डी है ये गलत है, ठीक है। अब कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी 16 महाजनपदों में से एक था और कौशाम्बी को संस्कृत भाषा में कौशाम्बी या और कौसम्बी पाली भाषा में कहा जाता है। और कौशाम्बी राजधानी कहाँ था? वत्स की राजधानी था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में जानकारी देता है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है कि सभी धर्मों के लोग समभाव के साथ रहें, भ्रातृत्व के साथ रहें। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शिलालेखों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पर दे रखी है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी किसके द्वारा पढ़ी गई थी? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई थी, ये भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। ये बिल्कुल सही बात है, शक विजय की थी चंद्रगुप्त ने, और जो रजत मुद्राएं हैं या यूँ कहें चांदी के सिक्के हैं वो एक प्रबल प्रमाण है, वो दर्शाते हैं, उस पर इनकी तस्वीरें अंकित की गई हैं, जिससे कि पता चलता है शक विजय इन्होंने की थी। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये देखिए मैंने दे रखे हैं इसके फैक्ट, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, ये इनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनकी उपाधि है, विक्रमादित्य, और ये पुत्र किसके थे? समुद्रगुप्त के थे, अर्थात उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। शक शासक पश्चिम में मालवा और गुजरात पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये साक्ष्य मिलते हैं। ये इसी पे हमारा क्वेश्चन भी बना है, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा इनको, फैक्ट्स को। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 7 वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, 7 वाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ये बिल्कुल सही बात है, प्राकृत भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये जो कूट है ये सही हो जाएगा। अगला कूट है, 7 वाहन काल में कला के लोक पक्षों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7 वाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी, ध्यान रखिएगा। और सिमुक ने किस वंश को नष्ट करके 7 वाहन वंश की स्थापना की थी? तो कर्ण वंश को नष्ट करके की थी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा इनको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप लोगों को 4 युग्म दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। सौंदरानंद एक बौद्ध ग्रंथ है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। बी, सी और डी। तो जो कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राजशेखर के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या था? तो शाही भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे मौर्य काल में सीता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किसने करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है वो कौन सा वर्ड है? बिना बंधुआ मजदूरी के। तो रुद्रदामन प्रथम जो थे, इन्होंने सुदर्शन झील का
करवाया था जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है? तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र थी, ठीक है, उसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है जिसमें कि 7वां भाग है मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्र। और इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हो रखे हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए 2 सूची दे रखी है यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 में आप लोगों को एक में दे रखे हैं सम्राट, दूसरी तरफ शीर्षक दे रखे हैं, मतलब जो उपाधियाँ उन्होंने धारण की। अब हमें मैचिंग करनी है। तो अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक या पराक्रमांक, इस तरीके से भी लिखा जाता है कहीं कहीं, पराक्रमांक, ये उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये चारों मैचिंग हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी या किसकी उपाधि थी? तो समुद्रगुप्त जो है ये बड़े ही प्रसिद्ध थे, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसने कहा भारत का नेपोलियन? BS स्मिथ ने कहा था। क्यों? इनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इसके कारण BS स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। और पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। गुप्त वंश के राजा थे ये, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पिता थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चौथे शासक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं ये भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मौर्य युग के दौरान आधिकारिक अग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एक अधिकारी होता था मौर्य काल में जिसे अग्रोनोमोई कहा जाता था। तो आप यूँ कह लें कि अग्रोनोमोई आजकल का सिविल इंजीनियर था, ठीक है, सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जो सड़कों के निर्माण का काम देखता था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सड़कों का निर्माण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अशोकन रॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में बेसिकली शिलालेख के बारे में दे रखा है ये, और हमें बताना है कि शिलालेख जो भी हैं उनके बारे में कौन से ऑप्शंस ये जो दे रखे हैं आपको कूट, इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग अभियान के कारण हुई पीड़ा पर अशोक के पश्चाताप को दर्ज किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग अभियान की जानकारी दी गई है, तो ये सही है, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 10 में, मतलब वृहत शिलालेख 10 में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन मिलता है। ये बात जो है ये सही नहीं है, लुम्बिनी यात्रा का वर्णन आपका शिलालेख 10 में नहीं मिलता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मेजर रॉक एडिक्ट 12 में धम्म महामात्यों को अशोक द्वारा स्थापित अधिकारियों की एक नई श्रेणी के रूप में संदर्भित किया गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। धम्म महामात्य जो भी थे, अशोक ने उनको एक नई श्रेणी कभी भी नहीं बनाई, और धम्म महामात्यों को ये कहा गया था कि वे हर 5वें वर्ष क्या करेंगे, देश का दौरा करेंगे। तो इस तरीके की बात किसी भी शिलालेख में कभी भी नहीं लिखी गई, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या कहता है? चौथा है, मेजर रॉक एडिक्ट 12 में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता दिखाने के बारे में बोला गया है। ये बिल्कुल सही बात है। शिलालेख 12 में बोला गया है कि सभी लोग सर्वधर्म समभाव के साथ रहेंगे, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 4 सही हैं, बाकी 2 और 3 जो हैं गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा लैंग्वेज इसकी अलग है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? अभी सप्तांग सिद्धांत जो है हमने ऊपर पढ़ा था, सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है धम्म, ठीक है, धम्म का कहीं भी वर्णन उसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए। सही बात है, इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। राजाओं की छवियों के साथ सिक्कों के नक्काशीदार नक्काशी की गई है और रिवर्स पर नक्काशीदार देवता है। मतलब जो सिक्के के 2 साइड होते हैं, दोनों साइड्स पर एक तरफ राजा की छवि है, दूसरी तरफ देवता बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। समुद्रगुप्त ने अपने जो सिक्के बनवाए थे उन पर वीणा बजाते हुए, धनुष चलाते हुए समुद्रगुप्त की छवियाँ काफ़ी सारी मिलती हैं और दूसरी तरफ देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। तो ये सही बात है, ठीक है। जो चौथा क्या कहता है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के थे। तो गुप्त साम्राज्य में या गुप्त काल में गुप्त राजाओं ने तांबे के सिक्के जारी नहीं किए थे, बड़ी मात्रा में बिल्कुल भी जारी नहीं किए थे। यही कथन गलत है। तो जो हमारा गलत कथन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के धम्म का हिस्सा नहीं था? मतलब ये जो भी 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये अशोक के धम्म का हिस्सा कौन नहीं था? तो जो ये ऑप्शन है, पहला है राजा का सम्मान, स्वयं के अलावा अन्य धर्मों की सहिष्णुता, ये शिलालेख में कहा गया है। ब्राह्मणों का सम्मान शिलालेख में कहा गया है। प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी कहा गया है। लेकिन राजा के सम्मान करने की कोई भी बात शिलालेख में नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो अशोक थे, अशोक मौर्य साम्राज्य के कौन से नंबर के शासक थे? तीसरे नंबर के शासक थे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग विजय की थी। और धम्म जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है। प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं, ठीक है। अशोक का धम्म ना तो कोई नया धर्म था और ना ही कोई नया राजनीतिक दर्शन या जीवन जीने का एक तरीका था। अशोक ने अपने धम्म में जीवन पद्धति कैसी हो, आदर्श जीवन पद्धति के बारे में उसका वर्णन करवाया था। अशोक ने अंधविश्वासों के प्रभाव में होने वाली सभी बेकार समारोहों और बलिदानों की निंदा की थी। अशोक के शिलालेखों की एक विशेषता है कि वह स्वयं को लोगों के लिए पिता तुल्य मानते हैं और राजा का सम्मान करना धम्म नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अशोक के कुल जो प्रमुख शिलालेख हैं ये 14 शिलालेख हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें से पहला जो है वो कहता है पशु बलि की निंदा, दूसरा कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता, तीसरा कहता है दासों और नौकरों और ब्राह्मणों को भी सम्मान देना। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो शिलालेख हैं। मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिशेन के द्वारा की गई है? तो हरिशेन के द्वारा जो रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? हरिशेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुल 30 क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं अपनी राय, अगर क्लास पसंद आई है तो बता दीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और अगर क्लास पसंद आई है तो कम से कम लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने पेयर ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। डेली बेसिस पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग जीएस के सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अगली क्लास में मिलेंगे।